हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके विज्ञान के क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं विज्ञान के, और करंट अफेयर के भी इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। करंट अफेयर और स्टैटिस जीके वगैरह का क्वेश्चन शामिल किया गया है, और करंट के साथ साथ साइंस का क्वेश्चन जनरली शामिल है इसमें। इस 50 क्वेश्चन का एनालिसिस के दौरान आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानने को मिलेंगे, तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक बनता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अगर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विटामिन और एक तरफ उससे कमी वाले रोग। विटामिन ए से होता है रतौंधी, कहाँ पे गया ये, दृष्टिहीनता यानी रतौंधी। विटामिन B1 बेरी बेरी इधर में। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन डी रिकेट्स। तो मिला दीजिए ऑप्शन कौन सा, 1 का 3 ऑप्शन नंबर 1 पे, यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, है ना। B1 बेरी बेरी, बी आपका 1 हो जाएगा, 2 बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब आइए देखिए, जानिए विटामिन से संबंधित कुछ तथ्य। विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया, तो फंक के द्वारा किया गया। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील के आधार पर और एक वसा में घुलने के आधार पर। तो जल में घुलता कौन सा है, तो विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है वो, और कौन सा, तो विटामिन के। उसके बाद आपका बाकी जो बच गया डी, ए, ई, के, ये सभी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। उसके बाद ये दोनों जो विटामिन है वो शरीर में इसका संश्लेषण खुद ब खुद होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण शरीर में होता है, तो विटामिन बी, और बी का जो कॉम्प्लेक्स है वो, और आपका कौन सा, तो विटामिन के का। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो विटामिन डी को बोलते हैं क्या, हार्मोन, जो आपको सूरज की किरण से प्राप्त होता है, विटामिन डी। इसे हार्मोन के नाम से हार्मोन बोला जाता है। हार्मोन क्या बोला जाता है, हार्मोन, है ना। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि किस विटामिन को हार्मोन बोला जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, कौन सा विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। तो विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, ये भी याद रखिएगा, विटामिन ई को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। उसके बाद देखिए बहुत सारे नाम, रासायनिक नाम जो है वो पूछे जाते हैं। विटामिन का जो भी नाम है उसका रासायनिक नाम। तो विटामिन अगर एक रासायनिक नाम आपसे पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। B1 का क्या हो जाएगा, थायमीन, क्या हो जाएगा, थायमीन। सी का क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का पूछेगा तो आपका हो जाएगा टेकोफेरॉल। वहीं विटामिन के का पूछेगा तो फिनोक्विनोन, विटामिन के का पूछेगा तो फिनोक्विनोन। अब विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स, B1 का पूछ दिया तो का क्या बोले, थायमीन। B2 का पूछेगा तो राइवोफ्लेविन, क्या बोलेंगे, राइवोफ्लेविन। वहीं B3 का पूछेगा तो क्या बोलेंगे, निकोटाइनमिक या नियासिस, निकोटाइनमिक या नियासिस। वहीं B5 का बोलेगा तो बोलेंगे पेंटाथोनिक, क्या बोलेंगे, पेंटाथोनिक। और B6 का पूछेगा तो पाराडॉक्सिन, क्या बोलेंगे, पाराडॉक्सिन किसका, B6 का। B7 का पूछेगा तो आंसर करेंगे बायोटीन, क्या बोलेंगे, बायोटीन। वहीं B11 का बोलेगा तो आंसर करेंगे फॉलिक एसिड, क्या करेंगे, फॉलिक एसिड। और B12 को कहेगा तो बोलेंगे साइनोकोवालामिन, साइनोकोवालामिन किसे बोलेंगे, B12 का। तो ये सारे विटामिन का रासायनिक नाम है जो आपसे कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे होने वाले रोग को भी पूछे जाते हैं, तो थोड़े से अध्ययन आपसे आप खुद से भी कीजिए। इतने सारे चीज को मैंने रिवीजन करा दिया आपको विटामिन से संबंधित। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कर वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वसा जो है भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, और वसा से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनता है। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है कि भोजन में अगर आप अधिक वसा का मात्रा का प्रयोग कीजिएगा तो आपके शरीर में मोटापा बढ़ेगा, मोटापा जिसे चर्बी बोलते हैं, है ना। तो वसा से मोटापा बढ़ता है, ये बात सही है। वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है कि वसा जो है वो शरीर में ऊर्जा का प्रदान करता है, ये भी बात सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा
में समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि ये मान लीजिए कि ये वसा है और ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दोनों की जो मात्रा है वो समान लिया गया है। जितना इधर लिया गया, मान लीजिए 1 ग्राम इधर में लिया गया तो 1 ग्राम इधर में भी लिया गया है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा, यानी दोनों की मात्रा समान है, लेकिन आगे क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी दोनों का जब समान मात्रा रहेगा तो क्या कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगा, ऐसा कर रहा है ये स्टेटमेंट। तो देखिए आपको पता है कि 1 ग्राम अगर हम वसा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, जबकि 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ही ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कह रहा था कि क्या ऊर्जा दोनों का बराबर अगर लेते हैं मात्रा तो कार्बोहाइड्रेट से हमें अधिक ऊर्जा मिलेगा? नहीं। देखिए यहाँ पे 4.2 कैलोरी ही ऊर्जा मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है 3 नंबर वो गलत है। 2 नंबर स्टेटमेंट सही है और 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार आपका विकल्प बी सही हो जाएगा कि केवल 1 और केवल 2 जो है वो सही है। हमने आपको बताया किस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ है। कह रहा था क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का मात्रा समान होगा तो क्या कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा ज्यादा मिलेगा? नहीं, हमें ऊर्जा ज्यादा मिलता है वसा से। 1 ग्राम अगर वसे का प्रयोग करते हैं तो हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ही ऊर्जा मिलता है। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। हमने आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा पीछे भी किए थे। वसा जो है आपका ये मोटापा जो चर्बी वगैरह होता है वो वसा, उसी को बोलते हैं फैट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। इसी के अनुपात को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जो मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, एक मोनोसेक्राइट होता है, एक डाइसेक्राइट होता है और एक पॉलीसेक्राइट होता है। मोनोसेक्राइट में आपका जो हो जाएगा वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट यही होता है मोनोसेक्राइड, इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है। उसके बाद होता है डाइसेक्राइड, तो इसमें आपका हो जाएगा लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। ये तीनों जो हो जाएगा वो डाइसेक्राइड हो जाएगा। लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज किसमें हो जाएगा? डाइसेक्राइड में हो जाएगा। वहीं आपको इसमें आपका हो जाएगा ये पॉलीसेक्राइड हो गया ना। अब पॉलीसेक्राइड में आपका आ जाएगा ये काइटिन वगैरह जो होता है वो पॉलीसेक्राइड में आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि धागा पतले तत्वों से मिलकर बनता है। धागा जो है वो पतले तत्वों से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये ढूंढना है। ये तत्व नहीं होगा, तंतु होगा। धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनते हैं। इन तंतुओं के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको ढूंढना है। तो कह रहा है ए नंबर ऑप्शन पे कि रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है कि रुई जो है और जूट जो है, रुई और जूट आपको पटसन, जो जूट का पौधा होता है पटसन, उससे प्राप्त करते हैं। रुई का भी पौधा होता है। उसके बाद कह रहा है कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट नारियल का थोड़ी हिस्सा है, नारियल का पेड़ अलग होता है, जूट का पेड़ अलग होता है। तो बी नंबर विकल्प गलत हो गया। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। बिल्कुल सही है कि रेशम का जो तंतु है वो रेशम कीट के तंतु से खींचा जाता है, ये सही है। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है कि ऊन जो है वो भेड़ से, आपका खरगोश से, बकरी से, भेड़ से, ये सभी से प्राप्त किया जाता है क्या? ऊन। और रेशम जो है वो कीटों से तैयार किया जाता है। तो डी नंबर भी सही है, सी नंबर भी सही है, ए नंबर भी सही है। तो आपका जो विकल्प गलत हो गया वो बी नंबर विकल्प गलत हो गया। आपको ढूंढना था कि कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत हो गया आपका कौन सा? बी नंबर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है
कि पुष्पों के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा ऐसा हिस्सा है दिया गया ये 5 में से जो पुष्प का हिस्सा नहीं है, यानी वो फूल का पार्ट नहीं है, ये ढूंढना है। तो आप देखिए पहले इस चित्र को देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिए और इससे आप मैच करिए। ठीक है, ये चित्र हम शामिल किए इसलिए ताकि आपको डिटेल से बता सकें कि क्या होता है बाह्यदलपुंज, पंखुड़ी, केसर, स्त्री केसर कहाँ पे होता है, और चित्र देखने के बाद दिमाग में बातें थोड़ा सही से बैठ जाती है। तो देखिए बाह्य दल देखिए यहाँ पे है, देखिए ये जो हो गया बाह्य दल हो गया, यानी बाहरी हिस्सा जो है उसी को बोलते हैं बाह्य दल। तो ये फूल का हिस्सा है, पहला तो होगा। दूसरा कह रहा है पंखुड़ी, कहाँ गया पंखुड़ी, देखिए ये है पंखुड़ी जिसे दल बोलते हैं, ये वाला हिस्सा को पंखुड़ी बोलते हैं जिसे दल बोलते हैं, तो दूसरा भी होगा, ये भी सही है। तीसरा बोला है पुकेसर, देखिए ये है पुकेसर, इधर में ये है पुकेसर जिसमें पराग कोष और तंतु हैं, तो पुकेसर भी हो जाएगा, सही है। स्त्री केसर, देखिए ये है स्त्री केसर, और स्त्री केसर में कौन कौन से शामिल है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय सभी स्त्री केसर में शामिल है, तो स्त्री केसर भी होगा। अब मूलांकुर, मूलांकुर को देखिए है कहीं पे नहीं है मूलांकुर। मूलांकुर का मतलब क्या होता है, देखिए इसको तोड़िए मूल और प्लस कर दीजिए अंकुर, मूल प्लस अंकुर। मूल का मतलब तना और अंकुर का मतलब जो बीज से तना निकलता है अंकुरित में, उसी को बोलते हैं मूलांकुर, और वो एक तना एक प्रकार का है, वो फूल का हिस्सा नहीं होता है। तो 5 नंबर जो विकल्प है ये किस फूल का हिस्सा नहीं है, और हमें यही ढूंढना था कि कौन सा फूल का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर आपका सही आंसर है कि फूल का हिस्सा नहीं है, कौन सा, तो मूलांकुर ऑप्शन के अनुसार। अब देखिए फूल से एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक फूल का जो दो भाग होता है, एक होता है पुमंग और एक होता है जयांग, पुमंग और एक होता है जयांग, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पुमंग जो है वो फूल का नर जनन अंग है, कौन सा है, नर जनन अंग है, और जयांग जो है वो मादा जनन अंग है, क्या है, मादा जनन अंग है। और सभी नर जनन अंग जो है उन्हें पुकेसर कहते हैं। पुमंग है इसका मतलब उसे पुकेसर कहेंगे, क्या कहेंगे, पुकेसर कहेंगे। और मादा जनन जो होगा उसे स्त्री केसर कहेंगे, मादा जनन जो होगा उसे स्त्री केसर कहेंगे। तो ध्यान रखना है फूलों का नर जनन अंग कौन सा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि फूलों का नर जनन अंग कौन सा है, तो पुकेसर, और फूलों का मादा जनन अंग कौन सा है, तो जयांग। ध्यान रखना इस बात को, ये पुकेसर नहीं, पुमंग, पुमंग है ना लिखा हुआ, पुमंग है ना, पुमंग जो है वो नर जनन अंग है, और जयांग जो है वो मादा जनन अंग है। तो ध्यान रखना है फूल से संबंधित ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए कौन कौन से इसका पार्ट होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आते हैं 4 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केचुआ का जो श्वसन है होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि क्या सही है इसमें। तो पहला विकल्प क्या है कि केचुआ नासिका ग्रंथि के द्वारा श्वसन करता है, नासिका ग्रंथि से केचुआ श्वसन नहीं करता है। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है, बिल्कुल सही है, केचुआ जो है त्वचा से ही श्वसन करता है, बी नंबर विकल्प सही है। केचुआ मुख द्वारा शोषण नहीं श्वसन, श्वसन करता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो इस प्रकार हमें सही विकल्प को ढूंढना था, क्या ढूंढना था, सही विकल्प को ढूंढना था कि सही कौन सा है। तो बी नंबर विकल्प जो है आपका वो सही हो जाएगा। केचुआ त्वचा से श्वास लेता है, आप केचुआ देखे होंगे है ना, वर्मी कंपोस्ट उसी से बनाया जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, किसे किसका मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है किसान का मित्र, क्योंकि किसान की खेत को यह जो अंदर की उर्वरक जमीन होती है उसे वो कोड़ कोड़ कर ऊपर लाते रहती है और उसे मिलाते रहती है, इसलिए इसे किसान का मित्र कहा गया है। केचुआ को आपका किसान का हलवाहा भी बोला जाता है यानी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन। चलते हैं 5 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपर्युक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है, यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन में कौन जिम्मेवार है। तो देखिए दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन के कारण बनता है, जब तक परावर्तन नहीं होगा तब तक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो इस विकल्प का जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो सिर्फ बी नंबर यानी 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब जो है वो बनता है किसमें,
तो दर्पण में, है ना। अब देखिए यहाँ से परावर्तन क्या होता है वो थोड़ा सा समझिए। मान लिया जाए कि कोई ये सतह है, इस पे कोई एक किरण आ रही है इधर से, और फिर उसी माध्यम ये लौट गई। जिस माध्यम से किरण आई उसी माध्यम से इस परावर्तन सतह से टकराकर लौट गई, और ये बीच में एक अभिलंब है, ये बीच में एक अभिलंब है। तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो ये जो एंगल बनेगा वो आपतन कोण का होगा और ये जो होगा वो परावर्तन कोण का होगा। तो परावर्तन के नियम का कंडीशन ये है कि एक ही सतह पे होना चाहिए आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब। और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होना चाहिए, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। उसके बाद इससे क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है और किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ये दोनों नहीं बदलता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये दोनों नहीं बदलता है। परावर्तन के केस में, हम परावर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। परावर्तन की केस में आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों नहीं बदलता है। बात बाकी जो भी पूछे, वेग पूछे इसकी, उसकी आवृत्ति ये और जो भी पूछे, आयाम पूछे, ये सारे बदल जाते हैं। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन है अपवर्तन। आइए अपवर्तन के बारे में थोड़ा देखते हैं। मान लिया जाए कि ये एक सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण आती है, सघन माध्यम विरल माध्यम आप समझ रहे होंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो इसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये विरल माध्यम में आती है ये अभिलंब से दूर जाना शुरू कर देती है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा कंडीशन है कि ये मान लीजिए विरल माध्यम है और ये अगर सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम से, ये विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है तो उसे सीधा जाना चाहिए था, पर वो क्या करती है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है और वो अपनी वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसी को प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के नजदीक आएगी, या फिर विरल से सघन। तो आप सिंपल सा बात समझिए कि सघन माध्यम जो होता है वो आप ऐसे समझिए इस बात को कि मान लिया जाए कि एक ट्रेन का ये डब्बा है और इसमें खूब सारे भीड़ भरा हुआ है। तो आप मान के चलिए कि जब खूब सारा भीड़ बढ़ा हुआ है तो ये एक सघन माध्यम है, और जैसे ही आप ट्रेन के बाहर जाते हैं तो आपको विरल माध्यम मिलता है, यानी खाली जगह मिलता है। तो आप ट्रेन से दूर जाइएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो बहुत सारे चीज से भरा होता है वो सघन माध्यम है, और जो विरल माध्यम का मतलब खाली खाली, ऐसा समझिए आप, ठीक है। तो अपवर्तन का नियम यही है कि जब प्रकाश एक किरण से दूसरे, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है कि अगर बाल्टी में एक सिक्का रखा हुआ है तो सिक्का थोड़ा पेंदी से उठा हुआ दिखाई पड़ता है, अपवर्तन का उदाहरण है। मछली भी आपको तल से उठा हुआ दिखाई पड़ता है, अपवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद तारे का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले दोनों वक्त ही सूर्य को दिखाई पड़ना हल्का, ये भी आपका अपवर्तन का कारण है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई पड़ना, ये भी आपका अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, सारे एग्जाम्पल अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित। विवर्तन क्या होता है कि अगर आप कभी जो उस तरह का घर को आप मान के चलिए जो फूस वाले घर होते हैं या फिर खपड़ा वाले घर होते हैं, आप देखिएगा जब सूरज की प्रकाश पूरा तेज होता है तो आप देखिएगा कि अगर खपड़े वाले छत जो होते हैं उसमें अगर कहीं पे छोटे मोटे छिद्र छुड़े हुए हैं तो उस छिद्र से सूरज की किरण बहुत तेज तीव्र गति से नीचे की ओर आते हुए दिखाई पड़ता है, और उस प्रकाश में आपको बहुत छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। यही आपका विवर्तन का कारण है। वही जो है वो विवर्तन होता है कि मान लिया जाए कि ये एक कोई छत है और इस तरफ से देखिए, इस तरफ से कोई छत है और यहाँ पे इस छत में कोई छिद्र छूटा हुआ है, ऊपर से सूरज की किरण इस पे पड़ रही है, तो इस आकृति को लेते हुए वो आगे बढ़ती है और बिल्कुल एक पाइप के जैसा सूरज की किरण जो है वो धूल कण आपको उसमें बहुत सारा दिखाई पड़ेगा, इसी को विवर्तन कहते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, बिल्कुल सही है कि मैग्नेटाइट जो है वो प्राकृतिक चुंबक है। अगला कह रहा है कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। बात सही है कि चुंबक जो है वो कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है और वैसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहला और दूसरा तो सही हो गया, तीसरे को देखिए, दो चुंबक के समान ध्रुवों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। देखिए यही को स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। मान लीजिए कि एक चुंबकीय है और एक चुंबकीय है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो देखिए ये दोनों डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ये दोनों जो है वो अपोजिट है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये वाले चुंबक जो है वो इसे इस तरफ खींचेगा और ये वाला जो चुंबक है वो इसे इस तरफ खींचेगा, यानी दोनों एक दूसरे से चिपकना चाहेंगे। लेकिन यही अगर चुंबक को मान लीजिए एक चुंबक ये है और एक ये है, और ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये भी इसका साउथ पोल है और ये भी इसका नॉर्थ पोल है, तो जब सेम सेम हो जाएगा ना, दोनों का ध्रुव एक ही हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। ये वाला चुंबक जो होगा इसे इस तरफ ढकेलेगा और ये वाला जो चुंबक होगा वो इसे इस तरफ ढकेलेगा। यानी आप यहां से ये समझिए कि समान दिशा वाला जो होगा ध्रुव में वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे लिखा है कि देखिए समान ध्रुव में आकर्षण होगा, ये गलत है। समान ध्रुव में आकर्षण नहीं होगा, समान ध्रुव में क्या होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और असमान ध्रुव में क्या होगा तो आकर्षण होगा असमान ध्रुव में। तो इस प्रकार तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, तो पहला दूसरा सही है, बी नंबर विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। बात सही है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी जो इस वायु में मिश्रण है उनके संदर्भ में आपको विचार करना है। कह रहा है पहला कथन है कि वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% हिस्सेदारी है। ये बात सही है। आप देखिएगा कि पूरे वायुमंडल में अगर पूछे कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है तो नाइट्रोजन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, ये लगभग 78% है और ऑक्सीजन लगभग 21% है। तो दोनों मिलकर आप देखिए तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, लगभग 99% ये भरपाई कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर दोनों 99% बन रहा है, बिल्कुल सही है ये। शेष 1% भाग कार्बन डाइऑक्साइड व कुछ अन्य जलवाष्प गैसों का धूलकण है। बाकी का जो 1% बचा उसमें जितने भी गैस हैं वो सारे 1% में आते हैं। तो ये भी कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर कि 1 नंबर स्टेटमेंट भी गलत सही है और 2 नंबर स्टेटमेंट भी सही है। अब इससे देखिए क्या क्या आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो हर कोई जानता है कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। सही है। अब अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में ये कि वायुमंडल में तीसरे नंबर पे कौन सा सर्वाधिक मात्रा में, यानी सर्वाधिक मात्रा में तीसरे नंबर पे कौन सा गैस पाया जाता है, तो देखिए पहले नंबर पे तो नाइट्रोजन है, उसके बाद कौन सा है ऑक्सीजन है, उसके बाद कौन सा आएगा और इसके बाद कौन सा आएगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना है। हर किसी को लगता है कि ऑक्सीजन के बाद कार्बन आता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। ऑक्सीजन के बाद आपका आएगा कौन सा, तो ये आएगा आर्गन और उसके बाद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका 78% है और ये 21% है और ये जो है आपका 0.93% है और ये जो है आपका 0.03% है। तो इससे तो ये ज्यादा ही हो गया। तो ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर पे जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद कौन सा गैस आता है वायुमंडल में सर्वाधिक, तो आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलते हैं अब आगे और अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे, ये तो हो गया वायुमंडल की बात। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि ब्रह्मांड में, किसमें, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है, तो आंसर करेंगे हाइड्रोजन। ब्रह्मांड की बात करेगा तो हाइड्रोजन और वायुमंडल की बात करेगा तो नाइट्रोजन। तीसरे नंबर की बात करेगा तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो चौथे नंबर का है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है हमें, घेरा लगा दीजिए इसे।
कराए जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही है कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी पादप स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद व तैयार कर लेते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, इसलिए उसे स्वपोषी बोलते हैं। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो भी पादप प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्वपोषी बोला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा है कि जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे विषम पोषी कहलाता है। बिल्कुल सही है। जो दूसरे पर आश्रित रहता है, पादप द्वारा संश्लेषित भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे हम लोग मानव जाति हैं, वो क्या है, वो पादप द्वारा बनाए गए भोजन को ही हम लोग प्राप्त करते हैं, तो हम लोग क्या है, विषम पोषी हैं। जबकि जो भी पादप हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले सभी पादप जो है स्वपोषी कहलाते हैं। तो कथन नंबर 1 और कथन 2 दोनों सही है, और हमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना था, तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा कि आंसर 1 और 2 दोनों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में आपको विचार करना है। यहाँ पे पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो आपको अगर याद होगा समीकरण 6CO2 प्लस 12 H2O प्लस ये, और उसके बाद आपका 6CO2 12 H2O और प्रकाश और क्लोरोफिल, जब ये रिएक्शन करता है तो बनता क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 और 12H2O बनता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है और ग्लूकोज के रूप में C6H12 का भी निर्माण होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण होता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कर रहा है कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आप अगर हमारे पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया है, एक क्वेश्चन दिए थे हम कि जो कैक्टस होता है उसका प्रकाश संश्लेषण किस अंग से होता है, क्या वो पत्ती से प्रकाश संश्लेषण करता है, क्या वो तना से करता है, क्या वो जड़ से करता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो था वो तना था, क्योंकि कैक्टस का जो तना होता है वो हरा होता है और उसी से वो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये भी दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है कि पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे हरे भाग से भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी तना, जो हरा तना होता है उससे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोनों कथन सही है और ऑप्शन सी इस प्रकार इसका सही हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हमने यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण की कुछ घटनाएं दिखाने का प्रयास किया है। आप देखिए इसे कि ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रही है और ये हरे पत्ते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे पत्ते अपना क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाता है, जल की ग्रहण जड़ के माध्यम से किया जाता है और इसी जल से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, और पत्ते ऑक्सीजन देखिए वायुमंडल में इधर में आपका छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये घटना होता है प्रकाश संश्लेषण का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बारी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध उदाहरण है। सहजीवी का मतलब होता क्या है कि सहजीवी का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है, वो कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है, इसी को सहजीवी बोलते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि शैवाल और कवक, ये तो फेमस है। जो कवक और शैवाल जो है वो लाइकेन का जो उदाहरण है कवक और शैवाल, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सहजीवी है। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है आपको कि ये जो है वो आपका कवक है, फंगी है, और ये हरा वाला जो है वो शैवाल है। इसके पास जो होता है वो क्लोरोफिल नहीं होता है और ये भोजन नहीं बना पाता है। और कवक, ये शैवाल जो है वो हरे रंग का होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है और ये भोजन का निर्माण करता है। तो कवक जो है वो शैवाल को बोलता है कि आप मेरे पास रहिए और भोजन बनाइए, और ये
इसको रहने के लिए संरक्षण प्रदान करता है तथा भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री भी प्रदान करता है। कौन? कवक। किसको? शैवाल को। और शैवाल जो है वो क्लोरोफिल के माध्यम से भोजन बना के इसे भोजन देता है। तो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहा है, इसी को सहजीवी बोलते हैं। तो कवक और शैवाल जो है वो सहजीवी है। फंगी बोलते हैं इंग्लिश में कवक को, और एल्गी बोलते हैं शैवाल को। उसके बाद देखिए इसमें शैवाल और जीवाणु नहीं होगा ये, क्योंकि शैवाल और जीवाणु साथ नहीं हो सकता। कवक और जीवाणु भी नहीं होगा। पादप और जीवाणु होगा। क्यों होगा वो बता रहे हैं। देखिए पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। अब देखिए चने, जो भी दलहनी पौधा होता है उस पे एक राइबोजियम नामक जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन, पेड़ पौधों को वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके पेड़ पौधों को नाइट्रोजन का स्थितिकरण करता है, नाइट्रोजन उसे देता है। तो देखिए मैंने इस चित्र में उसी को दिखाने का प्रयास किया है आपको कि ये एक वृक्ष है और ये जो छोटे छोटे गांठ लगे हैं वो राइजोबियम नामक नाइट्रोजन का जीवाणु है। तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और पौधों को देता है। पौधे जो हैं, पादप जो है वो भोजन जो बनाते हैं वो राइजोबियम को देते हैं। तो पादप दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन दे रहा है तो दूसरा भोजन दे रहा है। तो इस प्रकार पादप और जीवाणु भी सहजीवी हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1 नंबर और 4 नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन पे देखिए सही विकल्प है। 1 और 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। शैवाल और कवक और पादप और जीवाणु परस्पर सहजीवी के उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोला है कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला है कि पाचन रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक होता है। भाई साहब पाचन में तो सहायक होता है पाचन रस, ये सही है, लेकिन क्या वो जटिल बनाता है उसे, कि और उसे तोड़कर सरल बनाता है? उसे सरल बनाता है, जटिल नहीं बनाता है। तो पहला विकल्प इस जटिल नामक शब्द के कारण गलत हो गया। दूसरा करा है आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांश और आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक रस का स्रावित करती है। बात सही है। अग्नाशय का जो भी पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए ये वाला जो अग्नाशय है ये आपका अग्नाशय है। इसके भीतरी हिस्सा में आप देखिए यहाँ पे यकृत है, पीत है, उसके बाद आपका क्षुद्रांश है जिसे छोटी आंत बोलते हैं। तो इन सबों से आपका पाचन रस निकलते हैं। तो 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो हो जाएगा केवल 2 सही है, 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। किसके कारण? जटिल नामक शब्द के कारण। ठीक है, तो पाचन तंत्र से आपका ये क्वेश्चन था और हमने आपको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि पाचन तंत्र में आपको पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का क्रम। देखिए पाचन तंत्र में एक आहार नाल होता है तथा उसके सहायक अंग होते हैं, इसी को कंप्लीट रूप से हम पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र में जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो मुंह होता है, उसके बाद ग्रासनी होता है, उसके बाद ग्रास नली होता है। ध्यान रखिएगा, मुख के बाद ग्रासनी, उसके बाद ग्रास नली। ग्रासनी ये हो गया, उसके बाद ये ग्रास नली, उसके बाद देखिए ये अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, उसके बाद बड़ी आंत हो गया। तो ध्यान रखना है आपको कि ये क्रम एग्जाम में पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले मुख आएगा, उसके बाद ग्रासनी आएगा, उसके बाद ग्रास नली आएगा, उसके बाद आपका अमाशय आएगा, उसके बाद आपका छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत। ये आपका ये क्रम इसका सही है। ठीक है, तो ये देखिए हमने आपको चित्र से दिखाने का प्रयास किया। मुख है, उसके बाद ग्रासनी है, ग्रास नली है, उसके बाद अमाशय है, उसके बाद छोटी आंत है और इधर में बड़ी आंत है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिए और उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन, अभी पाचन तंत्र से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। चलिए आइए 12 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथन पे विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि उष्मा ऐसे लिखा था भाई, उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। बात सही है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है उष्मा, ये तो सही है बिल्कुल। कह रहा है कि द्रव और गैस में उष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। संवहन से, ये भी सही है। मैंने आपको कल या परसों का एक डिस्कशन कराया था वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि संवहन विधि से वायुमंडल गर्म होता है, जल का भी गर्म होना, अणुओं का स्थानांतरण जिसमें भी होगा वो संवहन विधि कहलाता है। अणु का स्थानांतरण नहीं होगा वो चालन विधि कहलाएगा। जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वो विकिरण विधि कहलाएगा। ऐसा हमने आपको बताया था। तो 2 नंबर कथन भी सही है। 3 नंबर कथन क्या करा है कि वह प्रक्रमण जिसमें उष्मा
किसी भी वस्तु से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरण होती है उसे चालन बोलते हैं। बात सही है कि मान लिया जाए कि ये कोई वस्तु है, यहाँ पे हम ऊष्मा दे रहे हैं और अब ये एक दूसरे के कण को हीट करते हुए ये ऊष्मा स्थानांतरित हो रहा है आगे की ओर, तो इस विधि को चालन बोलते हैं। चालन विधि में ऊष्मा स्थानांतरण ठोस में होता है और चालन विधि में अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता है। अणु का स्थानांतरण गैस और द्रव अवस्था वाले में होता है। संवहन विधि में जैसे वायुमंडल का गर्म होना, जल का गर्म होना, ये अणुओं का स्थानांतरण से होता है और ये संवहन विधि से होता है ना। तो अगर और एक था ये आपका विकिरण विधि, तो विकिरण विधि में जो होता है वो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य से किरण जो प्रकाश आती है वो विकिरण माध्यम से आती है, किसी भट्टी से ऊष्मा आप तक आती है वो भी आपको विकिरण माध्यम से आती है। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन है तीनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल का नाम और पदार्थ के नाम जिनमें पाया जाता है वो आपको मिलान करना है। तो फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे बोलते हैं? तो चूने को, पानी को। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? इमली और अंगूर के में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें हो जाएगा? साबुन में। तो एक का एक, दो का दो और तीन का चार, एक का एक, दो का दो, एक का एक, दो का दो, तीन का चार, एक का एक, ये तो कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। आप इसे सुधार दीजिए, कोई भी एक को बनाइए। एक का एक है, दो का दो है, तीन का तीन नहीं, तीन का आपका हो जाएगा चार, इसे कर दीजिए चार और इसे कर दीजिए तीन और आंसर कर लीजिए विकल्प ए को। हमने आपको यहाँ पे सही मिलान करके दिखा दिया है, बस ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, नहीं हुआ सही से इसका मैचिंग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले आप भौतिक परिवर्तन को समझिए कि जिससे किसी रूप दूसरे रूप में परिवर्तन करने पे उसका गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और फिर से उसे उसी रूप में लेकर चलाया हो, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि जैसे ही हम उसे दूसरे रूप में बदले उसका गुण भी बदल गया और हम उसे पहले वाले रूप में ला भी नहीं सकते हैं, इसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, पहला कह रहा है कागज को फाड़ना। कागज को अगर आप इस प्रकार से फाड़ देते हैं तो क्या वो भौतिक परिवर्तन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि कागज को हम फाड़े हैं तो हम उसे चिपका के एक जैसा बना सकते हैं और उसके गुण में फाड़ने के बाद कागज के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो कागज ही रहा है। तो इस प्रकार पहला जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा कह रहा है कि रंग में परिवर्तन का होना। अगर रंग को परिवर्तित कर दिया जाता है तो दूसरे रंग में बदल जाता है वो, इसका मतलब है कि उसके गुण में भी बदलाव आ गया और हम उसे पहले वाले रंग के रूप में ला भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब जो दूसरा कथन है वो गलत है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाना। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बना दिए तो ना तो ये हाइड्रोजन रहा ना ही ये ऑक्सीजन रहा, वो जल बन गया और जल का गुण और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गुण दोनों अलग अलग हो गया, यानी गुण बदल गए और फिर से हम उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना। कागज का जलना का मतलब क्या है कि कागज जल गया। तो कागज जल गया तो कागज जो पहले था और कागज जो जला हुआ है दोनों का गुण अब अलग अलग हो गया और जले हुए कागज को हम अच्छे कागज के रूप में नहीं बदल सकते हैं। इसका मतलब ये भी जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, तो केवल एक सही हो जाएगा। ए नंबर विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। कह रहा है चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कथन में कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए पहला कथन क्या कर रहा है कि भारत के पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति पश्चिमी तट के बारे में बोल रहा है। दोनों ही संदर्भ में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि ये भारत का तट, ये इलाका है, ये आपका पश्चिम तट है और ये आपका पूर्वी तट है। तो कह रहा है कि पश्चिम तट का जो हिस्सा है उसकी प्रबलता और उसकी आवृत्ति जो है वो पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। ये बिल्कुल गलत है,
इसलिए गलत है कि आप ऐसे भी सिंपल सोचिए। देखिएगा, आप अगर थोड़ी बहुत न्यूज वगैरह देखते होंगे तो जनरली जो चक्रवात आती हैं, ज्यादातर जो चक्रवात आती हैं वो आपको भारत के पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो ज्यादा संवेदनशील कौन सा होगा? जिधर चक्रवात ज्यादा आता होगा। पश्चिमी तट में कभी कभी चक्रवात आता है, साल में एक आ गया, दो आ गया, बहुत है। इधर आप देखिए 3-4 चक्रवात आ जाते हैं। तो पूर्वी तट पे चक्रवात ज्यादा आते हैं, इसलिए पूर्वी तट ज्यादा संवेदनशील है। जबकि इस क्वेश्चन में कह दिया गया कि पश्चिमी तट ज्यादा संवेदनशील है। तो पहला विकल्प आपका गलत हो गया। अब कह रहा है कि अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहते हैं। बिल्कुल सही है, अमेरिका में हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन सागर में टाइफून कहते हैं, और अंटार्कटिका की तरफ एक को आपका ये हरिकेन बोलते हैं। ये हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, 2 हो गया है ना। और इससे देखिए अब चक्रवात से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए चक्रवात से संबंधित, चक्रवात में केंद्र में जो होता है वो निम्न दाब होता है, ये याद रखिएगा। केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है, और हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। किस तरफ से आती है? हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में जो होता है वो उच्च दाब होता है। केंद्र में कैसा होता है? उच्च दाब होता है, और हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाती है, अंदर से बाहर की ओर जाती है। तो ध्यान रखना है, चक्रवात में जो होता है वो आपका वर्षा होता है। चक्रवात में क्या होता है? वर्षा होता है। जबकि प्रति चक्रवात में मौसम क्या होती है? साफ होती है। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन। ये मान लीजिए कि ये गोलार्ध है, ये पृथ्वी है और ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है। और भूमध्य रेखा में ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ वाला है, यानी दक्षिणी गोलार्ध है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि चक्रवात जब आती है तो उत्तरी गोलार्ध में इसका जो डायरेक्शन होता है हवा का वो कैसा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो एसी चलता है। कैसे चलता है? एसी। एसी का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और जब ये क्वेश्चन आता है तो 90% चांस होता है कि गलत ही लोग लगा देते हैं। लेकिन हम जो एक कंसेप्ट देते हैं आपको, उससे गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात आता है तो एसी चलता है, एसी जैसा हवा चलता है। कैसा चलता है? इतना तो आप याद रख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात आती है तो हवाएं एसी के जैसा चलती है। एसी का मतलब हमने क्या बताया आपको? एंटी क्लॉक। एसी का मतलब क्या बताया? एंटी क्लॉक। तो जब भाई साहब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आई है तो हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक विपरीत होगा कि नहीं? विपरीत होगा। अब इसी को दूसरे बात में हम देखिए, दूसरे जो प्रति चक्रवात में हम अगर समझें, ये प्रति चक्रवात में, तो प्रति चक्रवात में ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ वाला है। तो जब चक्रवात आया तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चली, तो प्रति चक्रवात में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इसका उल्टा इस तरफ हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट सिर्फ याद रहेगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन को बहुत साधारण तरीका से बना लीजिएगा। नहीं तो आज तक आप इस क्वेश्चन को रटते रहिएगा और रटते रह जाइएगा सब दिन, याद होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती है। बस आपको याद ही रखना है कि जब चक्रवात आता है तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं क्लॉकवाइज हो जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक हुआ तो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो गया, और चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात। बस तो इसका जिस हवा में इधर चलेगा हवा, उसका उल्टा इधर चलेगा हवा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप काफी आसानी तरीका से बना सकते थे। चलिए आइए क्वेश्चन पे अब देखिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर तो गलत हो गया और बी नंबर सही है, तो आपका केवल 2 सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। रक्तवाहिका, हृदय और वृक्क। कराए उपर्युक्त में से कौन सा मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र नहीं है? हमें ढूंढना है कि परिसंचरण तंत्र नहीं है ये। तो देखिए रक्त एक परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि ये परिसंचरण करता है। ये संचरण करता है, क्या क्या संचरण करता है? तो ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों का वहन करता है, ये दोनों का परिसंचरण करता है। रक्त वाहिका के माध्यम से ही रक्त जो है वो शरीर में फ्लो करता है। हृदय भी जो है वो रक्त को फ्लो करता है, तो ये भी एक परिसंचरण तंत्र है। वृक्क जो है वो परिसंचरण तंत्र नहीं है, ये उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है। तो ध्यान रखना है, आपका आंसर जो हो जाएगा नहीं है पूछा गया, तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कुछ उपर्युक्त में से कौन सा मानव शरीर का परिसंचरण तंत्र नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, कि विकल्प नंबर 4 जो है वो आपका उत्सर्जी अंग है, ना कि ये परिसंचरण तंत्र है।
तो आपको इस प्रकार इस क्वेश्चन को याद रखना है कि परिसंचरण तंत्र कौन सा हो जाएगा, तो परिसंचरण तंत्र हो जाएगा रक्त, रक्तवाहिनी और हृदय, है ना। चलिए आइए अब आते हैं 17 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या करा है चिकित्सा हृदय स्पंदक को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हृदय स्पंदन के लिए ना, हृदय स्पंदन के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, और इसे परिश्रवण, परिश्रवण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको शब्द को चेंज कर सकता है, इसी स्टेथोस्कोप के स्थान पर क्वेश्चन का ऑप्शन दे देता है नाम परिश्रवण। तो ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप को परिश्रवण के भी बोला जाता है। और स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टेथोस्कोप से हृदय की स्पंदन को मापा जाता है और इसे परिश्रवण भी बोला जाता है, और ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। पेसमेकर क्या करता है कि जब हृदय गति कम जाती है तो इसे नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है, ये भी हृदय से ही संबंधित है। उसके बाद ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या करता है कि इससे हार्ट संबंधित यानी हृदय संबंधित और भी जो बीमारियां होती है उसके जांच के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी क्या है, तो यह जो है वो मस्तिष्क संबंधित बीमारियों को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस का आंसर था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये आपका एक कर्तव्य है कि अगर आपको घर बैठे और मुफ्त में इतने सारे फैक्ट्स बहुत कम समय में आपको दिया जा रहा है और इतने अच्छे कंटेंट को दिया जा रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक करना बनता है और अपने दोस्तों में शेयर करने का भी ये बनता है आपको। तो चलिए चलते हैं आगे। आप उम्मीद करते हैं कि जरूर आप ये काम अपना करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है विभिन्न सजीवों के जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यानी जनन से संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं उस पर आपको विचार करना है। करा है कि इष्ट में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। भाई साहब, ये क्वेश्चन एसआई का प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि मुकुलन में जनन किसके द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है, इष्ट में होता है, शैवाल में होता है, कवक में होता है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, हम क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जो भी सेट प्रैक्टिस के दौरान, या तो वो क्वेश्चन पूछा हुआ होगा या तो उस पूछे हुए क्वेश्चन के टॉपिक से। हम सिर्फ ये नहीं पूछे हुए क्वेश्चन को ही लेकर आते हैं। क्यों नहीं, कि थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि अगर सिर्फ पूछे हुए क्वेश्चन को ही हम बनाएंगे तो जो एग्जामिनर अगले बार क्वेश्चन नया टाइप के लेकर आएगा उसे कैसे हम बनाएंगे। तो उस टॉपिक से भी हम और भी क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सभी चीज को शामिल किया है। तो इष्ट में जनन मुकुलन के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है ये। शैवालों में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से समाप्त होता है, ये भी सही है कि शैवाल में जो जनन प्रक्रिया है वो खंडन के माध्यम से समाप्त होती है। और मार्स और फर्ण जिसे बोलते हैं कवक, कवक में जो जनन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछा गया है एसआई के प्रीलिम्स में, तो अगले बार भी क्वेश्चन इससे पूछे जाने की संभावना है। मुकुलन वाला पूछा था तो हो सकता है अब शैवाल वाला पूछ ले या कवक वाला पूछ ले। ठीक है, चलिए आते हैं 19 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवतल दर्पण में कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं, किस किस कार्यों में, वो हमें कर रहा है क्वेश्चन में विचार करना है इस पे। पहला करा है कि चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक, गले के निरीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। वाहन चालकों के पीछे देखने वाले वाहनों में दर्पण का प्रयोग किया जाता है, गलत। पीछे देखने के लिए जो प्रयोग करते हैं उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ना कि अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग हो गया आपका आंख का नाक वाला डॉक्टर, है ना, यहाँ पे। उसके बाद प्रेशर कुकर में, इसमें भी आपका, और आपका कहाँ पे हो जाएगा, एक दो जगह पे और इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का एक जगह पे और प्रयोग किया जाता है, जैसे आप सड़क के किनारे देखे होंगे एक गोल आकृति का एक शीशा लगाया होता है, उसमें भी आपका उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार 1 नंबर स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन 2 नंबर स्टेटमेंट आपका गलत है, तो केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण जल की कमी के लिए उत्तरदायी है? जल के कमी के लिए उत्तरदायी कौन सा कारण है वो आपको ढूंढना है। औद्योगिकरण में वृद्धि, औद्योगिकरण में वृद्धि हो रहा है तो जल में कमी नहीं हो रहा है। औद्योगिकरण इतना तेजी से हो रहा है कि जल की खपत बहुत तेजी से कर रहा है वो, तो वो भी सही है कि ये सही है। अब देखिए दूसरे विकल्प पे आइए। दूसरा विकल्प क्या कर रहा है कि बढ़ती जनसंख्या से भी जल में कमी आ रही है। कैसे कमी आ रही है कि मान लिया जाए कि ये एक घर है, इसमें एक पिताजी और एक मम्मी जी हैं और इसके 2 संतान है, एक बेटा ये है एक बेटा ये है। कुछ दिन हुआ, 20 22 25 साल के हुए, दोनों में बंटवारा हो गया। पहले मम्मी पापा मिलकर एक ही हैंडपंप का इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों भाई अलग हो गया। अब दोनों कराए कि नहीं हमारा हैंडपंप अलग होगा, हमारा हैंडपंप अलग होगा। तो अब देखिए जहां पे एक हैंडपंप का काम हो रहा था, अब वहां पे 2 हैंडपंप का काम हो रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी जहां 3 4 वो हैंडपंप लग रहे हैं, हर घर घर में हैंडपंप का सुविधा किया जा रहा है, तो इससे भी आपका जनसंख्या वृद्धि से भी जल की कमी होने में ये भी जिम्मेवार है। उसके बाद है जल संसाधनों का कुप्रबंधन। प्रबंधन का मतलब सही तरीके से उसे संचित उसको रखना, रख रखाव करना और सही तरीके से उसका प्रयोग करना। कुप्रबंधन का मतलब उसका सही देखभाल नहीं करना, जल को व्यर्थ ही बहाना। ये भी जल संसाधन में आपका जल की कमी का लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो तीनों ही सही है, यानी उपर्युक्त में से सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए 21 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पाइए। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मित व्ययी है? मित व्ययी का मतलब क्या होता है दोस्त, वो समझिए। मित का मतलब कम और व्यय का मतलब खर्च करना, यानी कम खर्च में हमें ये काम करना है। तो सिंचाई के लिए जो है वो कम खर्च करना है। तो सिंचाई किससे करते हैं? पानी से। तो पानी की कम खर्च करने वाली व्यवस्था कौन सी दिए गए विकल्प में है? नहर से अगर आप सिंचाई कीजिएगा, देख रहे हैं नहर से पानी जा रहा है बह रहा है पानी, कोई उसका लिमिट ही नहीं है। नलकूप से भी है कि इससे भी है, नहर के तुलना में कम खर्च होता है इसमें, लेकिन इसमें भी पानी की खपत बहुत ज्यादा है। आपका जो हैंडपंप है वो कहीं और लगा हुआ है, खेत कहीं और है, पानी वहां से चले हुए आ रहा है, आधा पानी बीच रास्ता में ही रह जा रहा है। तो इससे भी पानी का व्यय ज्यादा होता है। हमें कम से कम वाला ढूंढना है। बावरियों द्वारा सिंचाई, इसमें भी आपका सिंचाई में पानी की बर्बादी होती है। लेकिन एक बूंद सिंचाई है, डी नंबर ऑप्शन। बूंद सिंचाई को बोलते हैं ट्रिप सिंचाई। ट्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई, टपक सिंचाई या ट्रिप सिंचाई। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि ये खेत है और इसमें पौधे लगे हुए हैं। इसमें मान लिया जाए कि पौधे लगे हुए हैं, तो इन पौधों की सिंचाई ऐसा नहीं है कि इधर से पानी लाया गया रास्ता से और इधर में खेत में खोल दिया गया और पानी पट रहा है, ऐसा नहीं। ट्रिप सिंचाई में क्या होता है कि पैंप के द्वारा, छोटे पतले पैंप के द्वारा पानी लाया जाता है और डायरेक्ट लाकर उस पौधे के जड़ के पास गिराया जाता है। उसके बाद इस जड़ के पास, उसके बाद इस जड़ के पास, उसके बाद ये आपका ऐसा बनाया होता है कि नल आपका पानी एक जगह से चालू किया गया और हर पेड़ के जड़ के पास जाकर पानी गिरना शुरू हो गया। इसी को बोलते हैं ट्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई। और इसमें डायरेक्ट पानी पौधे के पास जाता है, इसलिए इसमें सिंचाई में पानी की खपत कम होती है, मिति भी यही होती है। ट्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई की जनक जो है वो इजराइल को कहा जाता है, इजराइल को कहा जाता है। ऐसे खोज के लिए इजराइल जाना जाता है क्योंकि एक छोटा सा देश है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे है। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? हमें गलत कथन का चयन करना। क्या करना है? गलत कथन का चयन करना है। वन मृदा को अपरदन से बचाता है, बात सही है। जब भी वर्षा होता है तो वर्षा से मिट्टियों का कटाव होता है, लेकिन मिट्टियों को कटाव को रोकना, उसके अपरदन को रोकना, ये वृक्ष के कारण ही वो रुकता है। उसके बाद दूसरा को ऑप्शन कर रहा है कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। गलत। जंगल हो, वन हो और उसमें पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जीव जंतु जो है वो पादप को ही खाते हैं, पादप पेड़ पौधे को, पत्तियों को खाते हैं। और जानवरों के द्वारा जो भी कंपोस्ट दिया जाता है वो भी पादप के लिए लाभदायक होता है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। उसके बाद सी नंबर का रहा है कि वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। आप देखिए कि अगर वन की कटाई तेजी से होती है, अगर वन की मात्रा जहां पे कम होता है तो वहां पे आपका वर्षा कम होती है, जलवायु प्रभावित होती है। जिस क्षेत्र में वन की क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां पे आपका ज्यादा
वर्षा होती है, तो जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है ये। मृदा वनों की वृद्धि और पूर्ण जन्म में सहायक होता है। कह रहा है कि मृदा यानी मिट्टी जो है वो वनों के वृद्धि, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो वन का वृद्धि भी सही तरीका से होगा। पुनर्जन्म, अगर मिट्टी अच्छी है, वृक्ष को काटा भी गया है तो उसकी जगह फिर से जन्म हो जाता है, तो उसमें भी सहायक होता है। तो डी नंबर विकल्प भी सही है, सी नंबर विकल्प भी सही है। गलत हो गया आपका बी नंबर विकल्प। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एक दूसरे से निर्भर ही नहीं है। ये गलत है कि एक दूसरे पर निर्भर तो है ही। एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। चलिए, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वन और पादप एक दूसरे पर निर्भर नहीं, ये गलत है। वन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए कि वन से संबंधित ये जो सबसे ज्यादा वन से संबंधित, तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, पर मैं आपको छोटा छोटा सा कुछ क्वेश्चन बता देता हूं कि देखिए जो हरे वाले भाग हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सदाबहार वन का क्षेत्र किधर है। तो देखिए आपका ये कर्नाटक और केरल मालाबार वाला तट, इधर में तमिलनाडु वाला थोड़ा सा तट, इधर में पश्चिम बंगाल वाला तट, और इधर में आपका पूर्वोत्तर भारत, ये सभी सदाबहार वन का क्षेत्र है। पर्णपाती वन, ये वाला जो इलाका है, सबसे बड़ा इलाका जो है वो पर्णपाती वन का ही इलाका है। देखिए ये वाला जो इलाका है ऐसे इस तरफ का, ये इलाका जो है वो पर्णपाती वन का सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाया जाता है, पर्णपाती वन। पर्वतीय वन देखिए वो मैग्रोवा वन का इलाका जो है पीला वाला, ये पर्वतीय इलाका है और ये भी पर्वतीय इलाका। उसके बाद देखिए ये बंगाल की खाड़ी में मैग्रोवा वन मिलेगा आपको, उसके बाद तटीय क्षेत्र में मैग्रोवा वन मिलेगा आपको। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये सफेद वाला जो वन होगा वो कटीले वन में आ जाएगा। तो वन से हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आपको वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या क्षेत्रफल है वन की, क्या स्थिति है, कितनी वृद्धि हुई है, ये सारे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? सूक्ष्म जीवों और उससे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सूक्ष्म जीव और उससे होने वाला रोग, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु से होता है, बिल्कुल सही है कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस से होने वाला वायरस जनित रोग है। टाइफाइड और खसरा जीवाणु से होता है। देखिए टाइफाइड तो जीवाणु से होता है, ये सही है, लेकिन खसरा जो है वो वायरस से होता है। खसरा क्या होता है? ये वायरस से होता है। तो इस प्रकार खसरा के कारण 2 नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। अतिसार और मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होता है, बिल्कुल सही है। अतिसार पेचिस जिसे बोलते हैं ये मलेरिया से होता है, ये और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट 1 नंबर और 3 नंबर स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर ऑफ विकल्प सही है और ये आपका बी नंबर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि खसरा जीवाणु से नहीं, ये वायरस जनित रोग है, जबकि टाइफाइड जो है साल्मोनेला नामक टाइफिन जीवाणु से ये होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं 24 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पश्चुरीकरण दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पश्चुरीकरण दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। जो दूध का पश्चुरीकरण कर दिया गया है उसे बिना उबाले प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवो जो भी थे उसको पश्चुरीकरण के दौरान उसे मार दिया गया है। तो इसका ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि दूध को पश्चुरीकृत करने के लिए 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकाएक ठंड कर उसे भंडारण कर दिया जाता है। देखिए एक माइनर सा इसमें मिस्टेक दिया गया है, इसके कारण यह स्टेटमेंट गलत हो गया है। और अगर स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा जाएगा तो वो मिस्टेक आपसे पकड़ा भी नहीं जाएगा और आप आंसर दोनों को सही करके चलाइएगा। इसमें देखिए एक मिस्टेक क्या दिया गया है कि 15 से 30 तो होता है, लेकिन ये मिनट में नहीं होता है, ये सेकेंड में होता है। किसमें होता है? सेकेंड में होता है। यही मिस्टेक के कारण ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। ये क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि दूध के पश्चुरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री टेम्परेचर पर 70 डिग्री सी पर 15 से 30 मिनट नहीं 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसे एकाएक ठंड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर गलत हो जाएगा, ए नंबर विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। पश्चुरीकरण से संबंधित जो खोज किए थे लुईस पास्चर के द्वारा खोज किया गया था। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के प्रतिरोधों पर परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है,
जो उस अग्निरोधक बनाती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यह परत निम्नलिखित में से किसका बना होता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये करा है कि अग्निशामक जो लोग होते हैं, जो भी आग को बुझाने वगैरह का काम करते हैं फायर ब्रिगेड में, उनका जो वस्त्र होता है उस पे एक विशेष प्रकार का परत चढ़ाया जाता है जो उन्हें अग्नि से रोकने का प्रयास करता है। तो उस पे क्या होता है, तो उस पे जो होता है वो मेलामाइन नामक परत चढ़ाया जाता है। क्या होता है, मेलामाइन नामक परत चढ़ाया जाता है, जो अन्य के तुलना में आग से ज्यादा रक्षा करता है और उष्मा भी अधिक, ये मतलब उष्मा को भी ये सहन करने की क्षमता इसके पास अधिक है। तो याद रखिएगा अग्निशामक जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अति संक्रियता धातु है जो वायु में खुले छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन ये कहा है कि वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे वायु के संपर्क में आने के बाद जल जाता है। तो सोडियम जो है वो वायु के संपर्क में आने के बाद जल जाता है, और इसलिए इसे किरासिन तेल में रखा जाता है। किरासिन तेल, जिसे मिटिया तेल या मटिया तेल भी बोला जाता है, उसमें रखा जाता है सोडियम को। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। किससे, चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद फास्फोरस को जो है, फास्फोरस को साहब इसे जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। किस में, ध्यान रखिएगा फास्फोरस को किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। कराए विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहां प्रवाहित किया गया था, यानी कहां पे खोदा गया था, कहां पे खुदाई किया गया था विश्व का पहला तेल कुआं का। तो ये पेंसिल्वेनिया में, कहां पे, पेंसिल्वेनिया में, ये यूएसए में पड़ता है। तो ध्यान रखना विश्व का पहला तेल शोधक कुआं जो है वो पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था, और ये कहां पे है, तो ये यूएसए में है। जबकि भारत के असम में खोदा गया था पहली बार। आइए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन करा है कि कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करा यह किसी जीव की सूक्ष्मतः जीवित रचना है। बात सही है कि ये जीवित रचना, सबसे छोटी इकाई इसी यही है, कोशिका ही है। उसके बाद करा कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। देखिए कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा नहीं किया गया था। कोशिका शब्द सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था 1665 में। कब, 1665 में कोशिका शब्द को सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। कोशिका का सबसे पहला खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, जो मृत कोशिका था। अब करा है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये भी सही है और ये भी सही है, जबकि 2 नंबर गलत हो गया। इसका मतलब 1 और 3 आपका सही है, बी नंबर विकल्प आपका सही है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया जाता है। कोशिका सिद्धांत को दिया गया स्वीडन स्वान के द्वारा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, जबकि कोशिका का खोज लीवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या करा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। करा है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 आपका बी और सी विकल्प मैच कर रहा है। अग्नाशय से निकल के आएगा आपका कौन सा, इंसुलिन। तो भाई साहब बी का आपका 3, बी का 3 तो किसी में नहीं है। अग्नाशय निकलेगा इंसुलिन। चलिए अधिवृक्क से निकलेगा कौन सा, एड्रिनल से एड्रिनल ग्रंथि निकलेगा। 3 का निकल के आएगा 4, 3 का निकल के आएगा 4। और पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन। तो 4 का निकल के आएगा 1, तो 4 के निकल के आया 1 और 1 के निकल के आया 2, ये तो मिल रहा है। और यहां पे भी आपका ये जो मैच द फॉलोइंग वो गलत मिलाया गया है, मिलाया हुआ ये सही है, बस ये वाला मिस्टेक है। आप इसे 3 कर दीजिए और इसे क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। आप यहां से आंसर याद रखिए, ये बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो देखिए 1 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी नंबर का 3 नंबर हो जाएगा, और 3 नंबर का 4 नंबर पे आ जाएगा, यानी सी का आपका ये 4 नंबर पे आ जाएगा, और डी का 1 नंबर पे हो जाएगा। यानी थायराइड जो आप यहां से समझिए, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है मिला हुआ, तो सीधा कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, अग्नाशय से आपका इंसुलिन, अग्नाशय के इंसुलिन, अग्नाशय का जो है वो बीटा कोशिका से, कौन सा कोशिका से, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, और अल्फा कोशिका से ग्लूकोगॉन निकलता है, और गामा कोशिका से सिमोटोस्टोटिन नामक एंजाइम निकलता है ना। और आपका अधिवृक्क से कौन सा, तो एड्रिनल निकलता है, और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, आप इसे चेंज कर लीजिएगा, बी नंबर विकल्प उस प्रकार चेंज करके आप सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए।
करा है हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक जेलों के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है। जेल पर्यटन पहल की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है वो आपका जेल पर्यटन की शुरुआत की है। वहीं पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे एक टायर पार्क बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा पार्क बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कौन सा पार्क बनाया गया है? चमड़ा पार्क बनाया गया है। और पंजाब के चंडीगढ़ में आपका डॉग पार्क बनाया गया है। एक पंजाब का नया जिला बना है 23वां, क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका कोटला। कौन सा कोटला? मुलेर कोटला, है ना। ये आपका पंजाब का जिला बना है। चलिए आइए 31 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में अमेरिका, ये हाल ही में 2 बार लिखा गया। हाल ही में अमेरिका की, ओह मिस्टेक है, ये क्वेश्चन लिखा, ये काटिए, ये वाला टर्म काट दीजिए। हाल ही में अमेरिका की पहली महिला जो वित्त मंत्री बनी है, तो अमेरिका में पहली महिला कौन है जो वित्त मंत्री बनी है? उनका नाम है जेंटल एलेन। क्या नाम है? जेंटल एलेन। सी नंबर विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जेल्टन एलेन अमेरिका में पहली महिला है जो गृह मंत्री बनी है। प्रीति पटेल ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली महिला जो गृह मंत्री बनी है। ये ब्रिटेन में, कहां पे? ब्रिटेन में गृह मंत्री बनी है। कमला हैरिस यूएसए में भारतीय मूल की पहली महिला जो उपराष्ट्रपति बनी है। जबकि 46वें राष्ट्रपति कौन है? वाइडेन। क्या नाम है? वाइडेन नाम है। और काजा क्लास क्या है? तो काजा क्लास जो है वो एंटोनियो का, क्या नाम है? एंटोनियो कंट्री का ये पहले महिला प्रधानमंत्री बने, एंटोनियो का, है ना। चलिए आइए, एंटोनियो देश का ये पहले प्रधानमंत्री बने महिला के रूप में। 32 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 33 पे। करा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पे खोला गया है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क जो है वो केरल में खोला गया है। पश्चिम बंगाल में टायर पार्क, उत्तर प्रदेश में चमड़ा पार्क, और पंजाब के चंडीगढ़ में कौन सा पार्क? तो डॉग पार्क। आइए करा हाल ही में खबरों में रहा एनजीसी 4535 क्या है? एनजीसी 4535 जो है वो एक आकाशगंगा है, चर्चा में रहा है। आप सीधे याद रखिए इसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा एनजीसी क्या है? 4535, तो ये एक आकाशगंगा है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को, राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार से? सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बी संतोष बाबू को महावीर चक्र देने की घोषणा किया गया। किसे? तो बी संतोष बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड जो है 143 उपग्रह लॉन्च करने का वो स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस एक्स का है। ये इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, यूएसए का ये कंपनी है, कैलिफोर्निया में है इसका मुख्यालय। 2002 में इसकी शुरुआत होती है और इसका मालिक जो है वो एलन मस्क है। क्या नाम है? एलन मस्क। 2002 में इसकी शुरुआत हुई, कैलिफोर्निया में इसकी मुख्यालय है। नासा 1958 में इसकी शुरुआत होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो WDC में है, WDC वाशिंगटन DC में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया DC का फुल फॉर्म होता है। नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो की स्थापना 1969 में और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ का पार्क बनाया गया है उड़ीसा में। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए आइए 38 के बाद 39 नंबर। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, यह योजना किस राज्य में चलाया गया है? एक पौधा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगाइए। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, यह योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए करा ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है।
ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी। ये समीर वर्मा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? समीर वर्मा की पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें और क्या क्या क्वेश्चन है कि हामिद अंसारी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है कि हैप्पीनेस का जो एक्सीडेंट है, यानी ऐसा नहीं है कि जो घटना, खुशियों में भी कुछ घटना घटती है, उस पर आधारित इनका एक पुस्तक है, वो लिखा गया है हामिद अंसारी के द्वारा। नाना गुप्ता के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है वो लिखा गया है सच कहूं तो। सच कहूं तो पुस्तक किसका है? नाना गुप्ता का है। और शशि तरूण का तो कई एक पुस्तक लिखा गया है। आइए शाहीन 3 नामक जो परमाणु मिसाइल है वो किस देश का है? तो शाहीन 3 नामक परमाणु मिसाइल जो है वो ईरान का है। एक क्वेश्चन आज आपके लिए कि ईरान का अपना सुपर कंप्यूटर निर्माण किया था, तो ईरान का सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। चलिए 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। करा ऑपरेशन सर्द हवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, स्टार लगाइए इस पे कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है। और बीएसएफ के गठन 1965 में, सीआईएसएफ का गठन 1969 में, आईटीबीपी का गठन 1962 में आईटीबीपी, और एनएसजी का गठन 1984 में एनएसजी का गठन। आइए सर्द हवा बीएसएफ का एक। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है आय में विषमता। आय में विषमता लॉरेंज वक्र के द्वारा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ये फिलिप वक्र के द्वारा मापा जाता है। फिलिप वक्र के द्वारा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, आय में असमानता लॉरेंस वक्र के द्वारा। और यही पूछ दे कि कर और राजस्व में कर और रोजगार में असमानता जो मापा जाता है वो लाफर वक्र के द्वारा मापा जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत के ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। मनरेगा का अधिनियम आता है 2005 में, 6 में गठन होता है, 9 में ये नरेगा का अधिनियम आता है। ओरिजिनल में कि ये नरेगा का अधिनियम आता है, 2006 में नरेगा बनता है, 2009 में इसे मनरेगा कर दिया गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है कि भारत के गणतंत्र दिवस में पहली बार किस देश की सेना ने भाग लिया था? तो भारत के गणतंत्र दिवस में पहली बार भाग लेने वाला सेना जो है वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है किसने सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल आकाश एलजी का सही प्रशिक्षण किया है? तो आकाश एलजी का सही प्रशिक्षण किया है आपका डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कह रहा है भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। बिल्कुल सही है कि सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में 32 द्वीप और 36 वर्ग किलोमीटर में फैला। गलत, इसको आप चेंज कर दीजिए। ये 32 किलोमीटर में फैला हुआ और ये 36 द्वीप है। इसमें 36 द्वीप है और 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये अरब सागर में है। कहाँ पे है? अरब सागर में है। तो इस प्रकार आपका 2 नंबर भी गलत, 3 नंबर भी गलत, तो केवल एक सही हो जाएगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है आपको लक्षद्वीप को। ये आपका लक्षद्वीप, इसकी राजधानी काबा रहती है और ये इधर मालाबार तट यहीं पे, और ये अरब सागर में है ये। तो इसमें आपका जो है 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 36 इसमें द्वीपों की संख्या है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा खोज किया गया था? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज किया था एलेक जेफरी जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज किया था। हरगोविंद खुराना जो है वो जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किए थे। वाटसन और क्रिक जो है वो डीएनए का खोज ये इनके द्वारा किया गया और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक का खोज किया गया। आइए खबरों में रहा थिट्टू द्वीप किस सागर में है? तो थिट्टू द्वीप जो है वो दक्षिण चीन सागर में। कहां पे है? दक्षिण चीन सागर में है। और ये चीन और फिलीपींस के ये विवाद है। चीन और फिलीपींस के विवाद कौन सा द्वीप है? तो थिट्टू द्वीप जो विवाद है वो चीन और फिलीपींस के बीच है और ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन के बाद आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन।
तो आपको वीडियो कैसा लगता है ये जरूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, या फिर जो भी हमसे अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है उसे भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि मैं उसे आगे सुधार सकूं और हम बेहतर हो सके और भी बेहतर तरीके से हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते रहें। तो जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और आप तैयारी में बने रहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम और वैकेंसियां आने वाली है, क्योंकि अब देखिए ऑफिस वगैरह सब कार्यालय वगैरह खुलना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे अब वैकेंसी आना शुरू हो जाएगा। सचिवालय सहायक की वैकेंसी आनी है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है, उसके बाद रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम होना है, एनटीपीसी का मेंस का एग्जाम होना है। तो ये सारे एग्जाम आने वाले दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे, तो आपको तैयारी में बने रहना है। जैसे ही अनाउंस होगा आप अपने रफ्तार को बढ़ाते आगे बढ़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है पादपों एवं प्राणियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है। देखिए वन से संबंधित क्वेश्चन है, और आपको किसी दिन वन से संबंधित काफी सारा कंटेंट लेकर आएंगे और बहुत सारे चीज बताएंगे वन के बारे में, कैसे हम वन के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए पादप और प्राणियों में विभिन्नता सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। हमने आपको पीछे का मैप में क्वेश्चन में एक मैप के थ्रू हमने समझाया भी आपको कि क्या होता है उष्ण कटिबंधीय वन, कहाँ पे पाया जाता है, क्या वन से संबंधित एक दिन स्पेशल रखेंगे और थोड़ा बहुत बताएंगे उसके बारे में, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, बार बार हमें बोलना ना पड़े, टाइम आप थोड़ा जाता है इसको बताने में बोलने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और लेकर आते हैं कल आपके लिए करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के, और क्या तो जीके का पेपर। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।